आज हम एकाधिकार एकाधिकारी फर्म का सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। एकाधिकारी फर्म क्या है? एकाधिकारी फर्म में उत्पादन, फर्म का संतुलन कैसे होता है, फर्म का संतुलन और उसमें कीमत का निर्धारण कैसे होगा, और इसके अंदर जो रेवेन्यू कर्व हैं वो कैसे होते हैं, और एकाधिकारी फर्म और पूर्ण प्रतियोगी बाजार जो है उसमें क्या समानताएं हैं और क्या विभिन्नताएं हैं, हमें इस टॉपिक के ऊपर बात करनी है प्यारे बच्चों। और इसके लिए मैं पहले भी आपके पास एक टॉपिक डाल चुका हूँ, लेकिन वो इतना ज़्यादा अच्छी तरह रिकॉर्ड नहीं हुआ था। अब मैं एक बार फिर से इसको डाल रहा हूँ। आप एकाधिकार का मतलब है एक फर्म का होना बाजार के अंदर जो किसी एक वस्तु विशेष को बेचती है और उसका कोई निकट प्रतिस्थापन नहीं होता। प्रतिस्थापन का मतलब आप समझते होंगे कि एक वस्तु जिसकी जगह दूसरी वस्तु का उपयोग किया जा सके, जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। एकाधिकार ही तब स्थापित होता है जब कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट ना हो। जैसे बिजली का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। हमें जो काम बिजली से होना है वो बिजली से ही करेंगे, और इसको छोटे लेवल पर उत्पादित करके इसका उपयोग करना महंगा पड़ता है। इसलिए हम बिजली सरकार से ही खरीदते हैं। तो एकाधिकार के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि कोई प्राइवेट फर्म ही हो, सरकार का भी एकाधिकार होता है। जैसे रेल चलाने में था, सरकार ट्रेन चलाती है। एयर इंडिया था कभी ज़माने में, बैंक थे कभी ज़माने में, गैस बांटती है सरकार, देती है। लेकिन अब जैसे जैसे पॉलिसीज में परिवर्तन आता है तो एकाधिकार को ख़त्म कर दिया जा रहा है। लेकिन एकाधिकार एक वो फर्म है जो उत्पादन करती है, जिस कोई अन्य फर्म बाजार में नहीं होती, और ना ही कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट ऐसी चीज़ है जिसका उपयोग एकाधिकारी के उत्पादन की वस्तु के बदले में किया जा सके। तो एकाधिकार वह मार्केट सिचुएशन है जिसमें केवल एक विक्रेता पाया जाता है और बहुत सारे क्रेता होते हैं। इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में मैं बता देता हूँ। एक विक्रेता तथा अधिक क्रेता होते हैं, ये मैंने बता दिया है। एकाधिकारी फर्म उद्योग भी है। जैसे पहले मैंने बताया था आपको, उद्योग की परिभाषा क्या है और फर्म की परिभाषा क्या है। उद्योग का मतलब, फर्म का मतलब एक उत्पादन इकाई से है। जैसे एक सीमेंट मिल, अगर सभी सीमेंट बनाने वाले फैक्ट्रियां जितनी भी हैं उनको मिला के हम सीमेंट इंडस्ट्री कहेंगे। शुगर बनाने वाली फर्मों को शुगर इंडस्ट्री कहेंगे। इसमें शर्त यह है कि सभी का उत्पादन एक जैसा है, उनके विभिन्न नाम नहीं हैं, ब्रांड नहीं हैं, उनकी वस्तु में समरूपता है। फिर इसका जो फर्मों के प्रवेश के ऊपर प्रतिबंध है, क्योंकि मोनोपोली जो है वो इस प्रकार से स्थापित की गई है कि अन्य फर्में बाजार के अंदर ना आएं। मोनोपोली स्थापित होने के कई कारण भी हैं कि सरकार लाइसेंस दे देती है या सरकार खुद करती है,
या कई बार मोनोपोली स्थापित होने के कारण टेक्निकल सुपीरियरिटी भी है, या कई बार ये है कि भी किसी वस्तु का उत्पादन करने में बहुत भारी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसे कोई एक फर्म ही उस उत्पादन के लिए जो मशीनरी है या उसके लिए जो संसाधन है वही जुटा पाती है। छोटी छोटी फर्में हैं वो उस कार्य को नहीं कर सकती। फिर कीमत निर्धारक की बात आई है। कीमत निर्धारक इसमें फर्म है वो कीमत निर्धारक है। कीमत निर्धारक का मतलब फर्म अपनी वस्तु की कीमत अपने मुताबिक निर्धारित कर सकती है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि फर्म कीमत निर्धारक हो सकती है, उत्पादन निर्धारक नहीं हो सकती। ये दो बातें हैं कि फर्म कीमत को निर्धारित करे तो फर्म उत्पादन का निर्धारण नहीं कर सकती, और फर्म उत्पादन का निर्धारण करे तो कीमत का निर्धारण नहीं कर सकती। इसका मतलब समझिए आप कि फर्म अगर अधिक कीमत लेना चाहती है तो क्रेताओं की मर्जी है कि वो कितना उत्पादन खरीदेंगे, और अगर फर्म उत्पादन को बेचना चाहती है तो क्रेताओं की मर्जी है वो किस कीमत के ऊपर उस मात्रा को खरीदना चाहेंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर एक अधिकारी पूर्ति को बढ़ा देता है तो कीमत गिरेगी, और पूर्ति को कम कर देता है तो वो ऊंची कीमत ले सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि वो अधिक वस्तु अधिक कीमत पर बेच सके, कम वस्तु अधिक कीमत पर बेच सकता है, अधिक वस्तु कम कीमत पर बेचनी पड़ेगी। इसलिए एकाधिकारी जो फर्म है उसका जो मांग वक्र है, उसका एकाधिकारी फर्म का जो रेवेन्यू वक्र है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और उसका जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। क्यों? क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ही एवरेज रेवेन्यू कर्व है जो उसके डाउनवर्ड होने का के पीछे कारण है। क्योंकि अधिक वस्तु बेचना चाहता है तो वो कीमत कम करेगा, और इससे क्या होगा कि जो वो मार्जिनल रेवेन्यू है पर अगली इकाई से मिलने वाला रेवेन्यू वो कम हो जाता है, तो इसलिए एवरेज भी उसकी गिरती चली जाती है। तो इन दोनों का एवरेज निकाल के जब हम कर्व बनाएंगे तो क्या होगा कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होंगे। मार्जिनल रेवेन्यू करो, एवरेज रेवेन्यू करो, दोनों के दोनों। कीमत भी भेद कर सकता है ये, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो ग्राहक हैं उनसे विभिन्न कीमत ले सकता है। वो कीमत भी भेद व्यक्ति आधारित भी कर सकता है, हर व्यक्ति से अलग कीमत ले लो। वो एरिया भी बांट सकता है। वो इनकम जो ग्रुप हैं कि रिच, पुअर और सुपर रिच, उन सब से अलग अलग कीमत ले सकता है। पूर्ति वक्र का अभाव होता है। एकाधिकार की स्थिति में कोई पूर्ति वक्र नहीं होती। एकाधिकारी मांग तथा लागत दोनों को एक साथ ध्यान में रखकर ही तय करता है। एकाधिकारी सीमांत आय तथा सीमांत लागत दोनों को एक साथ ध्यान में रखकर ही यह तय करता है कि कितना उत्पादन करना है तथा उसकी क्या कीमत निर्धारित करनी है। इसका मतलब वो एक ऐसी उसमें है कि अगर वो कीमत ज़्यादा ऊंची निर्धारित करेगा तो उत्पादन कम हो जाएगा, और उत्पादन ज़्यादा निर्धारित करेगा तो कीमत कम हो जाएगी। तो एक चीज़ का निर्धारण कर सकता है। तो इसलिए हम एक अधिकार में उसकी कीमत घट जाएगी अगर वो ज़्यादा बेचेगा। तो इस प्रकार जो पूर्ति लागत है वो उसका नहीं होता।
एकाधिकार में संतुलन किस प्रकार होता है? तो एकाधिकार में संतुलन जो है, क्योंकि यहाँ पूर्ण प्रतियोगिता की तरह है, उद्योग नहीं है कि कीमत उद्योग द्वारा निर्धारित हो और फर्म कीमत स्वीकारक हो। यहाँ ये कार्य एकाधिकारी फर्म ने ही करना है। और एकाधिकारी फर्म उद्योग भी है, ये हमने कहा था, क्योंकि वही अकेली एक फर्म है उसके अंदर, देश, उसके इलाके के अंदर, एरिया के अंदर, उस मार्केट के अंदर, तो उसको हम उद्योग भी कह सकते हैं। तो उद्योग और फर्म में कोई अंतर नहीं है यहाँ। तो कुल इसको हम संतुलन प्राप्त करने के लिए, संतुलन जानने के लिए दो विधियाँ बताई है हमने। एक कुल आय, कुल आगम और कुल सीमांत आगम विधि है, मार्जिनल सीमांत लागत। एक विधि का नाम है मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कोस्ट अप्रोच है, और एक टोटल रेवेन्यू और टोटल कोस्ट अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच में टोटल रेवेन्यू और टोटल कोस्ट अप्रोच है, और मार्जिन इसमें जो आधुनिक जो है वो मार्जिनल कोस्ट मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच है। तो जैसे हमने पहले भी आपको बताया था कि मार्जिनल कोस्ट मार्जिनल रेवेन्यू विधि का हम उपयोग करेंगे, और टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट जो विधि है उसका वो भी हम आपको बता देते हैं कि वो उत्पादक का संतुलन कहाँ होगा। उत्पादक का संतुलन वहाँ होगा जहाँ पर कुल टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट जो टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट जो अप्रोच है कैसे टोटल, इसमें टोटल रेवेन्यू है वो गिरती दर से बढ़ता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि वो अधिक बेचना चाहता है तो उसको अतिरिक्त इकाई कम कीमत पर बेचनी पड़ेगी। तो इसका आकार ऐसे होगा PR का टोटल रेवेन्यू, और जो मार्जिनल को टोटल कॉस्ट जो अप्रोच है वो ऊपर से शुरू होगी, TC टोटल कॉस्ट, और इन टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू के बीच का जहाँ अंतर मैक्सिमम है वो उसका संतुलन होगा। तो यहाँ आउटपुट होगा, और इसके ऊपर उसको हम ये भी दिखा सकते हैं कि उसका जो टोटल प्रॉफिट कर है वो मैक्सिमम उसका यहाँ होगा। और संतुलन के बाद टोटल प्रॉफिट करो, ठीक है, ये टोटल प्रॉफिट करो है। तो इस प्रकार ये विधि है इसकी, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट विधि। और इसके अंदर जहाँ फर्म का टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम हो, वहाँ फर्म उत्पादन करेगी। इसके बाद हम आपको दूसरी विधि बताएंगे जो मोस्ट पॉपुलर है, उसमें उसको हम मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू मेथड कहते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट जहाँ मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो और मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू करो को नीचे से काटे, वो स्थान उसका
संतुलन बिंदु होता है, और उसके ऊपर एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू कितना है, एवरेज कॉस्ट कितना है, ये चीज़ें बताएंगी कि उस संतुलन बिंदु के ऊपर उसकी लाभ हानि की स्थिति क्या है। तो हम आपको बताएंगे पहले संतुलन, उसके बाद हम आपको बताएंगे फर्म की लाभ हानि की स्थिति के बारे में, और उसके बाद हम आपको दीर्घकाल में संतुलन की बात बताएंगे। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अल्पकाल जो है उसके अंदर फर्म की स्थिति, फर्म कैसे संतुलन में होगी। फर्म के संतुलन चाहे वो अल्पकाल हो चाहे दीर्घकाल हो, फर्म के संतुलन के लिए शर्त तो ये है कि मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है, और मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटता है। दो शर्तें। तो पहले मैं आपको बताता हूँ ये विधि। ये एवरेज रेवेन्यू है उसका, फर्म का एवरेज रेवेन्यू नहीं, पहले मैं आपको बताऊंगा संतुलन। तो संतुलन में ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, MR, ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व दिखाता है कि जो जो हम अधिक उत्पादन बेचते हैं तो हमें प्राइस कम करना पड़ेगा, हर अतिरिक्त इकाई से कम रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है। तो ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ये उसका एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, यू आकार की MC कर्व, चाहे शॉर्ट रन हो चाहे लॉन्ग रन हो, उसके लिए संतुलन की यही शर्त है। इसमें आप देखेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व दो बिंदुओं पर काटता है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। हमने दो बात बताई कि नंबर एक, संतुलन के ऊपर MC = MR हो, नंबर 2, MC cuts MR from below। तो यहाँ बराबर है, लेकिन MC is falling at on this point। यहाँ भी बराबर है मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर, तो यहाँ MC cuts MR from below। तो यहाँ क्या है कि आप देखेंगे यहाँ तो कॉस्ट और ये मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर हैं, लेकिन इससे आगे हम उत्पादन करते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट नीचे चला जाता है, मार्जिनल रेवेन्यू ऊपर हो जाता है। तो इसका मतलब ये एरिया रुकने का नहीं है। यहाँ आप उत्पादन, इस एरिया में आप उत्पादन को नहीं रोकोगे, आप उत्पादन यहाँ तक करोगे जहाँ तक फिर से मार्जिनल कॉस्ट है मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर आ जाती है। तो ये बिंदु जो है वो संतुलन का बिंदु है। इसके लिए ये तो ऑटो उत्पादन फर्म करेगी। अगर यहाँ होगा आउटपुट और यहाँ होगा रेवेन्यू एंड कॉस्ट है, यहाँ हमने रेवेन्यू और कॉस्ट इधर एक्स एक्सिस के ऊपर मापते हैं, नहीं वाई एक्सिस के ऊपर मापते हैं, और हमने जो क्वांटिटी है आउटपुट है वो एक्स एक्सिस पर मापा है। तो आगे चल के ये हो गया फर्म का संतुलन। फर्म के संतुलन के बाद हम करेंगे फर्म के लाभ हानि की स्थिति। फर्म की लाभ हानि की स्थिति को हम दिखाएंगे कि अल्पकाल में फर्म की लाभ हानि की स्थिति, फर्म अल्पकाल में लॉस उठा सकती है, अल्पकाल में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकती है और अल्पकाल में नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकती है। अब और अगर कोई फर्म लॉस उठा रही होगी दीर्घकाल में तो उत्पादन करना बंद कर देगी। इसीलिए हम अल्पकाल में बात करेंगे। तो अल्पकाल में ये एवरेज रेवेन्यू कर्व है,
ये मार्जिनल रेवेन्यू करो है, ये उसका एवरेज कॉस्ट है, टोटल एवरेज कॉस्ट SAC, और ये उसका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ABC। और फर्म का संतुलन कहाँ होगा? जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को काटता है। और ध्यान रहे कि मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के भी लोएस्ट पोर्शन में से होकर जाएगा, और ये मार्जिनल कॉस्ट करो, टोटल मार्जिनल कॉस्ट करो होगा। संतुलन यहाँ होगा इस बिंदु के ऊपर नहीं, ये यहाँ इस बिंदु के ऊपर होगा, मार्जिनल कॉस्ट करो, मार्जिनल रेवेन्यू करो को इस बिंदु पर काटती है, तो फर्म का उत्पाद फर्म क्यों आउटपुट करेगी, यहाँ आउटपुट को दिया हमने, और यहाँ हमने कॉस्ट एंड रेवेन्यूज को दिया, रेवेन्यू, तो फर्म का उत्पादन इतना होगा। और फर्म इस बिंदु के ऊपर फर्म QE या OP प्राइस के ऊपर वस्तु बेचेगी, और इसके ऊपर फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है कि एवरेज कॉस्ट से प्राइस ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है? इस FE बिंदु के बराबर, और टोटल इतना उसको इस एरिया के बराबर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गए। इसके बाद हम आपको बताएंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होता है कि फर्म के संतुलन बिंदु पर एवरेज कॉस्ट और प्राइस जो हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू एक दूसरे के बराबर हैं। यहाँ आउटपुट और यहाँ कॉस्ट एंड रेवेन्यू, और इसके ऊपर ये एवरेज रेवेन्यू करो, ये मार्जिनल रेवेन्यू करो MR, इसके ऊपर ये एवरेज कॉस्ट करो AC, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट करो है ABC, और ये उसका मार्जिनल कॉस्ट करो है, ये लोवेस्ट बिंदुओं से गुजरता हुआ ये SMC, और संतुलन जहाँ मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को काटता है यहाँ OQ के ऊपर, और उसका प्राइस और जो कॉस्ट है वो QE के बराबर है, या हम OP प्राइस कह दें, और तो इसके ऊपर उसको सामान्य यानी कि उसका एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू